तो इसमें फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यही गैलीलियो ने फिर क्या कंक्लूजन निकाला, इफ़ एन एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, if an external force is zero, a body at rest continues to be at rest and a body in uniform motion continues to move uniformly along the same straight line. This is the Galileo law of inertia. ठीक है, तो इसमें यही बताया हुआ है आपका कि अगर कोई भी बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अलोंग द स्ट्रेट लाइन. इसी को ही हम क्या कहते हैं, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इसी को ही हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, तो अगर बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. ठीक है, तो इनर्शिया की डेफिनेशन यहाँ से हमें पता चल गई. तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट में चेंज का अपोज करता है. तो अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है. इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं. ठीक है, यानी कि बॉडी कोई भी अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, इसी को ही हम इनर्शिया कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका लीनियर मोमेंटम. नेक्स्ट इज द लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी. तो लीनियर मोमेंटम को जो हमने 9th क्लास में संवेग भी पढ़ा था. ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का हमने संवेग भी पढ़ा था. तो लीनियर मोमेंटम जो होता है ये आपका संवेग होता है. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ये उसके मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और इसको हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को जो है हम पी वेक्टर से लिखेंगे. तो इसका जो सिंबल होता है ये पी वेक्टर होता है, और ये किसके बराबर होगा, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होगा, आपका मास इनटू वेलोसिटी के. ठीक है, तो जो मोमेंटम होती है ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो लीनियर मोमेंटम जो होगा ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन कौन सी होगी, जो डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी वेक्टर की होती है वही डायरेक्शन आपकी मोमेंटम वेक्टर की होती है. इसके बाद जो इसका एसआई यूनिट होता है, तो इसका एसआई यूनिट हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. तो मास का क्या होगा आपका किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड. तो इसका जो एसआई मात्रक होगा, एसआई यूनिट होगा, तो इसका जो एसआई यूनिट होगा लीनियर मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. और सीजीएस यूनिट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीजीएस यूनिट में ये हो जाएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो किलोग्राम जो है ये आपका ग्राम में चेंज हो जाएगा, मीटर जो है वो आपका सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, और जो सेकेंड है वो आपका सेम रहेगा. तो इस फॉर्मूले से जो है आप डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो. तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए अगर हम इसका निकालें, एम के लिए आप क्या लिखोगे, डायमेंशन फॉर्मूला एम. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है आपका m इंटू वी. तो अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो m के लिए हम लिखेंगे कैपिटल M, और वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे LT-1. ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा आपका, लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा MLT-1. इसके बाद फिर यहाँ पे दिया गया है कि अगर मास कांस्टेंट होगा, क्योंकि P का फॉर्मूला क्या है आपका, P इज इक्वल टू mv. ठीक है, तो P इज इक्वल टू mv ये फॉर्मूला है आपके पास. तो अगर मास कांस्टेंट है तो जो मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. अगर मास कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर मास कांस्टेंट है तो जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या है आपका, P इज इक्वल टू mv. तो P इज इक्वल टू mv में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो लीनियर मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. तो ये चीज़ें जो हैं, फिर थर्ड पॉइंट इसमें क्या दिया गया है कि अगर दो बॉडीज़ का मास जो है वो डिफरेंट है और उसका लीनियर मोमेंटम, अगर दो बॉडीज़ का लीनियर मोमेंटम सेम है,
तो इसने यहाँ पे क्या बताया है कि जो आपकी दो बॉडीज़ हैं अगर उनका लीनियर मोमेंटम सेम है, ठीक है, तो यानी कि पहली बॉडी का मोमेंटम मान लो P1 हो गया और दूसरी का मोमेंटम जो है मान लो पहली का P1 हो गया और दूसरी का P2 हो गया, तो दोनों अगर बराबर हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपकी कौन सी रेशो आएगी, ये वाली रेशो आएगी यहाँ से। तो जो V2/V1 होगा वो किसके बराबर होगा, V2/V1 इज इक्वल टू M1/M2, ठीक है। तो इसमें हमने देखा यहाँ पे कि अगर आपका मास कांस्टेंट है तो जो लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होगा, और अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। और अगर दो बॉडीज़ का सेम लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, तो आपकी रेशो क्या आएगी, V2/V1 इज इक्वल टू M1/M2। इसका मतलब जो उनकी वेलोसिटीज़ है वो किसकी वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है, V2 आ रहा है और यहाँ पे M1 आ रहा है, यहाँ पे V1 आ रहा है और यहाँ पे M2 आ रहा है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो अगर दो बॉडीज़ का लीनियर मोमेंटम सेम है तो उनकी जो वेलोसिटीज़ होगी वो मासेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वेलोसिटीज़ ऑफ टू बॉडीज़ हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम, तो ऐसी बॉडीज़ जिनका सेम लीनियर मोमेंटम है उनकी जो वेलोसिटीज़ होगी वेरीज एज इन्वर्सली एज देयर मासेस, ठीक है। तो ये चीज़ जो है फिर यहाँ पे इस ग्राफ में भी दिखाई गई है। तो ये पहले वाली चीज़ है ये कि जब मास कांस्टेंट है तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये मास कांस्टेंट है, और अगर हम P और V में ग्राफ बनाएं तो वो क्या आएगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। फिर सेकंड केस में P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सेकंड केस में यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और P और M के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो भी आपका क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम सेम है तो वेलोसिटी और मास के बीच में जो हम ग्राफ बनाए वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये ग्राफ आएगा आपका थर्ड केस में। तो थर्ड केस में यहाँ पे जो हमारा ग्राफ आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी और मास के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं, यहाँ पे वेलोसिटी और मास के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो कैसा आएगा, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसके बीच का जो ग्राफ आएगा वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि अगर आपका मास बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी आपकी कम होती जा रही है। इसके बाद फिर इसमें यही बताया हुआ है कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ मोशन लीनियर मोमेंटम जो होता है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमें बताता है कि फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा वो आपका कितना होगा, ठीक है। उसने कहा है कि अगर कोई आपका ट्रक है और अगर आपकी कोई कार है, दोनों को अगर आपको सेम स्पीड पे लेके आना है सेम टाइम में, ठीक है, तो किस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, आप ग्रेटर फोर्स आपको किस पे लगाना पड़ेगा, ग्रेटर फोर्स जो होगा आपको ट्रक पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, द मास ऑफ द बॉडी इज़ एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर, ठीक है। तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा दैट डिटर्मिन्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द मोशन। तो इसमें फिर यही लगा, ठीक है। तो इसमें पहले हमने क्या देखा कि अगर आपके पास एक हैवी ट्रक है और आपके पास एक कार है, दोनों को आपको सेम स्पीड में लेके आना है सेम टाइम में, तो किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक का जो मास है वो ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और कार का मास कम है तो उस पर कम मास लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर दोनों आपके चल रहे हैं, ट्रक भी चल रहा है और कार भी चल रही है, तो दोनों को रोकने के लिए जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तो किस पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आपको ट्रक पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका मास जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मास ऑफ बॉडी है दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट डिटर्मिन्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन। तो यानी कि जो फोर्स का जो इम्पैक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे कि जो फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्पीड जो है फिर आपकी एक अनदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो अगर आपकी गन जो होती है, आप गन को फायर करते हो तो उसमें जो बुलेट निकलती है उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ही वो क्या करती है, वो ग्रेट इंजरी कर सकती है और कभी जो है उसमें आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर आप उसकी स्पीड को कम कर दो, ठीक है, तो स्पीड को अगर हम कम कर देंगे, उसकी वेलोसिटी को कम कर देंगे तो वो जो है इतना ज़्यादा नुकसान आपको नहीं पहुंचाती।
तो यानी कि फोर्स के इम्पैक्ट को देखने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो जो ऑब्जेक्ट का मास है वो भी उसको प्रभावित करता है और दूसरी जो उसकी वेलोसिटी है वो भी उसको प्रभावित करती है। तो दोनों का अगर हम प्रोडक्ट निकाल लें तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि जो आपकी मास होगा और जो आपकी वेलोसिटी होगी, इन दोनों को मिला के क्या बनता है आपका, इन दोनों को मिला के लीनियर मोमेंटम बनता है। तो लीनियर मोमेंटम, इसको एक कंबाइंड नाम आपको दिया गया है। इसके बाद फिर आए आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताइए हमें कि कोई भी जो बॉडी है आपकी, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, और अगर कोई आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहती है, अनलेस एक्टेड अपॉन सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अब जब तक कि आप उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। सेकेंड लॉ फिर आपका होता है, सेकेंड लॉ जो होता है आपका, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, जो आपका बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, यानी कि फोर्स जो होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस तरीके से जो है ये भी आप लिख सकते हो। और जो थर्ड लॉ होता है दैट इज़ एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आज जो हम करेंगे इसमें वीडियो में, आज जो हम करेंगे वो हम फर्स्ट लॉ के बारे में देखेंगे कि फर्स्ट लॉ में क्या होता है आपका। तो फर्स्ट लॉ की जो डेफिनेशन अभी हमने देखी है कि विदाउट एन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि आप किसी भी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओ, ठीक है, जब तक कि आप किसी भी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओ, वो अगर रेस्ट में है तो वो आपकी रेस्ट में ही रहती है, और अगर वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है। इसने फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। तो फिर उसने कहा है कि जैसे आपने कोई भी जो बॉल है उसको आपने रोल किया है ग्राउंड पे, तो थोड़ी देर के बाद वो आपकी रुक जाती है। ठीक है, वो क्यों रुक जाती है, क्योंकि उसके मोशन को रोकने के लिए कौन सा फोर्स आपने लगाया है, इनविजिबल फोर्स हमारे जो लगते हैं। वो इनविजिबल फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बॉडी के बीच में और ग्राउंड के बीच में, वो लग सकता है। ठीक है, इसके बाद जो एयर की रेजिस्टेंस है वो जो आपकी लग सकती है। तो ये सारे जो इनविजिबल फोर्सेस हैं ये आपके बॉडी के ऊपर लगते हैं उसके मोशन को रोकने के लिए। फिर इसमें दिया हो गया है, नेक्स्ट इसमें दिया है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की एक्सटर्नल फोर्स के बिना बॉडी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, बॉडी की जो डायरेक्शन है वो आपकी चेंज नहीं होगी। बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, इट मीन्स इट कंटिन्यूज टू मूव along the सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो बॉडी जो है अगर सेम स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो सेम स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज ना कर दें। तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसमें फिर बताया हुआ है कि वी हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन स्टीयरिंग व्हील। तो जो आपकी कार होती है हम उसके स्टीयरिंग को घुमाते हैं। अगर हम स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं कि कोई भी कर्व आ गया है तो हम उसके व्हील को, स्टीयरिंग को घुमाते हैं, जिससे कि जो आपकी जो डायरेक्शन है गाड़ी की वो आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम स्ट्रेट लाइन मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, सेम वही है, इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। तो अगर फोर्स किसी भी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो है अगर वो आपका ज़ीरो होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता है आपका, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो अगर फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है तो उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी आपकी ज़ीरो होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन कैन बी इफ़ देयर इज़, तो एक्सेलरेशन तभी होगा जब कोई
नॉन एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम ये था हमारा। तो फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो आपका रेस्ट में है या फिर वो आपका यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस आपके ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि उस पर फोर्सेस तो बहुत सारे लग रहे हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर कोई भी बॉडी आपकी रेस्ट में है तो उस पर लगने वाला फोर्स ज़ीरो है, या कोई बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस पर लगने वाला फोर्स ज़ीरो है। फोर्स तो उस पर बहुत सारे लग रहे हैं, फोर्स तो उस पर बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे फोर्सेस आपके क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। इट मीन्स दे एड अप टू जीरो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जैसे हमने बताया कि ये कोई बॉडी है आपकी, ठीक है, तो आप इस पर इधर से इसको चलाने के लिए फोर्स लगा रहे हो, ये एक्सटर्नल फोर्स, और ये जो है ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सारे फोर्सेस इस पे लग रहे हैं F प्लस F, उन सम का सम किसके बराबर आ रहा है, ज़ीरो के बराबर आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स तो उसके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन सारे फोर्सेस का सम जो है वो किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर आएगा। ठीक है, तो दीज फोर्सेस एड अप टू गिव जीरो एक्सटर्नल फोर्स। तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, इस पे लगने वाला जो आपका नेट फोर्स है वो जो होगा वो आपका ज़ीरो के बराबर होगा। यानी कि सारे वेक्टर, सारे फोर्सेस के वेक्टर का अगर हम सम करें तो वो आपका ज़ीरो के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये था आपका। इसके बाद हम देखेंगे इनर्शिया के बारे में। हमने पढ़ लिया जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया में क्या कहता है, इनर्शिया जो होती है ये आपकी एबिलिटी ऑफ द बॉडी to change itself by the state of rest or state of uniform motion along the straight line is called the inertia of the body। तो इनर्शिया बॉडी की ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करती है जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो यही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है, और यही क्या होता है, यही आपका इनर्शिया भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें इनर्शिया का पता चलता है, और इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर अगर हमें इनर्शिया किस बॉडी की, क्या सभी बॉडीज़ का इनर्शिया बराबर होता है, नहीं, सभी बॉडी का इनर्शिया बराबर नहीं होता। तो जिन बॉडी का मास कम होता है उनका इनर्शिया भी जो है वो कम होगा, और जिन बॉडी का मास ज़्यादा होगा उनका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसके बाद फिर है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो है आपको थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया जो हैं आपके होते हैं। जो इनर्शिया की जो टाइप्स होती है वो आपकी थ्री टाइप्स होती है। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड नंबर 3 इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये 3 डायरेक्शन होती हैं आपकी इनर्शिया की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर बॉडी आपकी कोई भी रेस्ट में है तो वो आपकी रेस्ट में रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ उसको चलाने के लिए। तो अगर कोई भी बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो आपकी रेस्ट में रहना चाहती है। तो यही आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो बॉडी जो है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट की, जो आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज नहीं करना चाहती है। तो ये उसकी इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट, कि कोई भी बॉडी जो है अपनी रेस्ट की जो स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है अपने आप जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसी को ही हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी कहते हैं। तो फिर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल से हमने 9th क्लास में भी पढ़े थे। तो यहाँ पे पहला एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया है कि सपोज वी आर स्टैंडिंग इन ए स्टेशनरी बस, कि हम कोई रुकी हुई बस में खड़े हैं, स्टेशनरी बस में खड़े हैं। तो ड्राइवर जो है अचानक से बस को चलाना स्टार्ट कर देता है, तो हम जो है पीछे की ओर एक झटके के साथ गिरते हैं। तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया से ही आएगा, आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जो बस आपकी रुकी हुई है तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट जो हमारा सीट के संपर्क में होता है वो हमारा रेस्ट में ही है। तो जब बस आपकी रेस्ट में है तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो भी आपका रेस्ट में है, और अपर पार्ट भी रेस्ट में है। तो बस जैसे ही बस अचानक चल पड़ती है तो उसके साथ जो सीट कनेक्टेड है वो भी आपकी चल पड़ती है। तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो भी चल पड़ता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो हमारा रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहता है। ठीक है, और तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से फिर हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। तो ये था इसमें
इसके बाद सिमिलरली ये सेकंड एग्जांपल इसमें दिया गया है, सेम वही कि कोई भी अगर आपका हॉर्स है वो सडनली, अगर आपका एकदम से चलता हुआ हॉर्स आपका रुक जाता है तो राइडर जो है वो आपका आगे की तरफ गिरता है ऑन द अकाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेम वही आएगा इसमें। और ये भी हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं ये वाला एग्जांपल, कि अगर आप किसी भी कारपेट को जो है अगर आप एक स्टिक के साथ बीट करते हो तो कोई भी आपका कारपेट है, ठीक है, तो जो डस्ट पार्टिकल हैं वो आपके नीचे आ जाते हैं जैसे ही आप उसको एक स्टिक के साथ बीट करते हो। तो कारपेट में से, कारपेट को जैसे ही आप स्टिक के साथ बीट करते हो तो कारपेट जो है वो आपका उसमें आ जाता है, मोशन में आ जाता है, लेकिन इसके अंदर के जो डस्ट पार्टिकल हैं वो पहले भी आपके रेस्ट पोजीशन पे थे और वो भी अब भी आपके रेस्ट पोजीशन पे हैं। तो कारपेट तो आपका मूव करने लगता है, लेकिन वो जो डस्ट पार्टिकल है वो अपनी स्टेट को बनाए रखना चाहते हैं और वो आपके रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, इसलिए वो आपके सेपरेट हो जाते हैं। तो ये भी किसकी वजह से आएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल जो है वो आपके कारपेट में से गिर जाते हैं जैसे ही आप उसको स्टिक के साथ बीट करते हो। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहते हैं और इसलिए वो आपके सेपरेट हो जाते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे कोई भी आपका कार्डबोर्ड है, ग्लास के ऊपर कोई भी आपका कार्डबोर्ड रखा हुआ है, अगर आपने उसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है और आप उसको जोर से स्टिक करते हो तो जो कार्डबोर्ड है वो तो आपका दूर जाके गिरता है, लेकिन वो जो कॉइन है वो आपका ग्लास में गिर जाता है। तो ये भी जो होता है ये भी आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है, क्योंकि फोर्स आपने किस पे लगाया है, कार्डबोर्ड पे। तो फोर्स कार्डबोर्ड तो आगे चला जाएगा, लेकिन जो कॉइन था वो पहले भी रेस्ट पोजीशन में था और अब भी वो रेस्ट पोजीशन में है, तो इसलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो आपका ग्लास में गिर जाता है। इसी तरीके से फिर जो आपके ऐसे ही अगर हम पेड़ को हिलाते हैं, पेड़ की ब्रांचेस को हिलाते हैं तो उसमें फ्रूट्स जो हैं वो आपके गिर जाती हैं, लीव्स जो हैं वो आपकी गिर जाती हैं, क्योंकि जो आपकी ब्रांचेस हैं वो तो आपकी मोशन में आ जाती हैं, लेकिन जो आपके फ्रूट्स हैं वो पहले भी रेस्ट में थे और वो अब भी रेस्ट में रहना चाहते हैं, इसलिए वो आपके गिर जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल थे आपके इनर्शिया ऑफ मोशन के। नेक्स्ट है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हमने देख लिया, हमने 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखेंगे। तो पहले हमने देखा अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। दूसरा है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन कि कोई भी बॉडी अगर आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है जब तक कि आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। तो फिर इसमें सेम वही एग्जांपल है कि सपोज़ कि बस जो है आपकी चल रही है और चलती हुई बस में अचानक ड्राइवर जो है उसको ब्रेक लगा के रोके तो हम जो हैं आगे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बस चल रही है तो बस चल रही है, बस जो है आपकी मोशन में है और सीट पे हम बैठे हैं तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो भी आपका मोशन में होगा। तो जैसे फिर हम ब्रेक लगाते हैं, बस आपकी रुक जाती है तो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट भी रुक जाएगा, लेकिन अपर पार्ट जो था पहले भी मोशन में था और वो ब्रेक लगाने के बाद भी आपका मोशन में ही रहना चाहेगा। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की तरह है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हमें फिर आगे की तरफ झटका लगता है। तो ये इसमें एग्जांपल दिया गया था। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल फिर वही कि अगर आपका हॉर्स जो है वो आपका दौड़ रहा है और अचानक से दौड़ता हुआ हॉर्स रुक जाता है तो राइडर जो है वो आपका आगे की तरफ गिरता है ऑन द अकाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। दौड़ता हुआ हॉर्स अगर अचानक से रुकता है तो उसके ऊपर बैठा जो राइडर है वो आपका आगे की तरफ गिरता है। सेम जैसे हम बस में आगे की तरफ गिरते हैं ऐसे ही जो हॉर्स के ऊपर का राइडर है वो भी आपका आगे की तरफ गिरेगा। तो इसमें ठीक है, तो ये सब इसमें दिया गया था। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दिया गया है, ए पर्सन जंपिंग आउट ऑफ द स्पीडिंग ट्रेन में फॉल फॉरवर्ड। तो वो कह रहा है कि अगर कोई चलती ट्रेन में से कोई भी पर्सन अगर जंप लगाता है तो वो आपका आगे की तरफ गिरता है, ठीक है, आगे की तरफ गिरता है क्योंकि उसके जो पैर हैं वो आपके ग्राउंड के संपर्क में आके रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन उसकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो आपका मोशन में ही रहने की कोशिश करता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो भी आपका आगे की तरफ उसको झटका लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है फिर आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। A body continues to move along the same straight line unless compelled by some external force to change opposes the forces tries to change the direction of motion। तो उसमें यही बताया कि कोई भी बॉडी अगर आपकी वो स्ट्रेट लाइन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कोई भी बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में ये बताया गया है इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपने आप से चेंज नहीं कर सकती, तो अपने डायरेक्शन को भी जो है वो चेंज नहीं कर सकती। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी कि कब तक वो चेंज नहीं करेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर देता। इसमें फिर जैसे ये फिर दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल नंबर 2 कि व्हेन स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसमें अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2, व्हेन ए स्टोन tied to one end of the string is reeled and string breaks suddenly, the stone flies off along the tangent to the circle। ठीक है, वो कह रहा है कि जैसे ही मान लो कोई भी सर्कल में आप एक पत्थर को घुमा रहे हो, रस्सी पे बांध के पत्थर को घुमा रहे हो और वो रस्सी जो है वो टूट जाती है, तो वो पत्थर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो पत्थर जो है हमेशा टेंजेंट के अलोंग जाएगा। अगर वो रस्सी यहाँ पे टूटी है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर यहाँ पे टूटी है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पे टूटी है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वो आपका टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो किसी भी रस्सी से अगर हम पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं और घुमाते घुमाते रस्सी आपकी टूट जाती है, तो पत्थर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो पत्थर जो है हमेशा अलोंग द, जैसे ये सर्कल है, अगर इस पॉइंट पे टूटी है तो ये ऐसे टेंजेंट के अलोंग जाएगा। ठीक है, तो वो जो पत्थर है हमेशा टेंजेंट ऑफ द सर्कल के अलोंग जाता है, और ये किसकी वजह से होता है, दिस इज़ इसको, और ये किसकी वजह से होता है, दिस इज़ द फोर्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो वो अपनी स्ट्रेट लाइन के मोशन को वो बनाए रखना चाहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आपका टेंजेंट के अलोंग आपका जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जो है ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा इनर्शिया का लॉ लगा है। व्हेन ए कार राउंड से कर्व सडनली, तो जैसे ही कोई भी कार जो है आपकी वो राउंड लेती है, एकदम से कर्व में मुड़ते हैं, एकदम से हम मोड़ पे जाते हैं, तो उसके अंदर के बैठा हुआ जो पर्सन है, सिटिंग इनसाइड फॉल आउटवर्ड। ठीक है, तो जैसे ही गाड़ी हमारी टर्न लेती है तो उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे होते हैं तो उन्हें बाहर की तरफ जो है वो आपके झुक जाते हैं। तो ये भी किसकी वजह से होता है, दिस इज़ बिकॉज person tries to maintain its direction of motion due to directional inertia while the car taking the turns। तो जैसे ही कार टर्न लेती है तो उसके अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर हैं वो अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहते हैं, इसीलिए जो है वो आपके बाहर की तरफ गिरते हैं। सिमिलरली नंबर 4 वाला जो है आपका, नंबर 4 वाला, द रोटेटिंग व्हील्स ऑफ ए व्हीकल थ्रो आउट मड इफ टेंजेंशियली ड्यू टू द डायरेक्शनल इनर्शिया। तो वो कह रहे हैं कि ये जो आपके टायर पे कीचड़ वगैरह लग जाता है, तो वो भी जो है वो कीचड़ वगैरह है या जो गंदगी वगैरह है वो भी आपकी किसके अलोंग जाएगी, टेंजेंट के अलोंग जाएगी। तो जो भी कीचड़ वगैरह गाड़ी पे टायर पे लग रहा है, बाइक के टायर पे लग रहा है, तो उसको रोकने के लिए फिर यहाँ पे क्या लगाया जाता है, मडगार्ड लगाया जाता है। इसके टेंजेंट डायरेक्शन में जो है मडगार्ड लगाया जाता है, ताकि वो जो कीचड़ है आपके ड्राइवर वगैरह की आंखों में ना जाए, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। तो यही बताया गया इसमें, द मड गार्ड ओवर द व्हील स्टॉप दिस मड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में कि जो आपके रोटेटिंग व्हील्स हैं, रोटेटिंग व्हील्स ऑफ एनी व्हीकल थ्रो आउट मड, कि जो आपके टायर होते हैं किसी भी, वो कीचड़ वगैरह फेंकते हैं, वो भी जो आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है ड्यू टू द डायरेक्शनल इनर्शिया। ठीक है, तो मड गार्ड फिर क्या करते हैं, मड गार्ड कवर्स द व्हील प्रोटेक्टिंग द क्लोथ्स एंड द ड्राइवर ऑफ द बाइक। तो मोटर बाइक के ड्राइवर के कपड़ों को बचाते हैं, उसकी आंख में जाने वाले कीचड़ को बचाते हैं। तो इस तरीके से ये कीचड़ से रक्षा करते हैं या मड से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये कौन से उस पर बेस्ड होता है, ये सभी एग्जाम्पल जो हमने किए, कि कोई भी जो रस्सी है उसको पत्थर बांध के अगर हम घुमा रहे हैं, अगर रस्सी टूट जाती है तो वो आपका टेंजेंट के लोग जाएगा। तो दिस इज़ ड्यू टू द यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होगा। तो सिटिंग कार अगर कर्व लेती है तो अंदर के पैसेंजर बाहर की तरफ झुक जाते हैं, तो ये भी आपका इनर्शियल डायरेक्शन की वजह से होगा। जो हम मड गार्ड है वो भी आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाया जाता है, तो ये भी आपका किसकी वजह से होगा, दिस इज़ ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के थे। थैंक यू।